नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय विज्ञान सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास अध्याय दिया गया है, इस अध्याय में हम देखेंगे यहाँ पर अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इस अवधारणा का जो परिचय है इसका हम विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। अध्ययन करने के बाद दी गई जो वर्कशीट है इनके आंसर हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय के संपूर्ण हल देखना चाहते हैं या अन्य विषय के जो संपूर्ण हल है इसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 9 दिया है सजीव एवं उनका परिवेश। तो देखिए, हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। आप इससे विस्तार से इसे पढ़ लेंगे। देखिए दिया है, जब अपने चारों ओर वातावरण में देखते हैं तो हम अनेक प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं जिनमें बहुत सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे मछलियां तालाब या नदियों के जल में ही पाई जाती हैं, जबकि चिड़िया मक्खी तितलियां हवा में उड़ती रहती हैं। गाय बकरी कुत्ता बिल्ली ज़मीन पर विचरण करते रहते हैं तथा चूहे एवं सांप किलों में रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सजीव और उनके परिवेश के बारे में दिया गया है। इसी प्रकार से आवास एवं अनुकूल के बारे में दिया गया है। तो इसकी आप परिभाषा देख लेंगे, आवास क्या है, अनुकूलन क्या है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जिराफ के बारे में दिया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पेज नंबर 109 का अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 110, इसमें भी यहाँ पर देखिए दिया गया है अवधारणा का परिचय। इसका आप विस्तार से अध्ययन अवश्य कर लें। इससे आप नीचे दी गई जो अभ्यास वर्कशीट है उनके आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है, देखिए कुछ स्थलीय आवास जैसे मरुस्थल के बारे में दिया है। इसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र के बारे में दिया है, पेज नंबर 110। इसके बाद है पेज नंबर 111 घास स्थल के बारे में दिया है। कुछ जलीय आवास के बारे में दिया है, जैसे समुद्र तालाब एवं सील। हमारे आसपास के जीव इसके बारे में दिया गया है। फिर दिया है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, क्यों। तो देखिए, आप इसको गहन तरीके से आप पढ़ लेंगे, इसका अध्ययन कर लेंगे। इससे आप आसानी से वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के आंसर आप पूर्ण कर सकते हैं। इसी से आपको वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के आंसर लिखना है। तो देखिए, आप इस प्रकार से पेज नंबर 112 पेज नंबर 113। अब देखिए, हम पेज नंबर 113 में दी गई जो वर्कशीट है इसके आंसर हम इस प्रकार से ऊपर दी गई अवधारणा से हम लिख सकते हैं। तो वर्कशीट क्रमांक पहला, इसका पहला प्रश्न है, अपने आसपास पाई जाने वाली किन्हीं 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखिए, आप अपने आसपास पाई जाने वाली 10 वस्तुओं की सूची बना सकते हैं, जैसे कि इनके नाम लिख सकते हैं आप। पेड़ पौधे, गाय बकरी, लकड़ी लोहा गेंद पत्थर कुत्ता पक्षी, जो भी यहाँ पर वस्तुएं इनके नाम लिख देंगे। अब इनमें से आप देखेंगे यहाँ दिया है अगला प्रश्न दूसरा, उपरोक्त सूची में से सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं को अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ जो वस्तु आपने लिखा है इनमें से सजीव वस्तु कौन कौन सी हैं और निर्जीव कौन कौन सी हैं, उनके नाम आप इस प्रकार से लिख देंगे। अब आप अपने स्तर से और भी अन्य वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं और उनमें से सजीव और निर्जीव वस्तुओं को अलग अलग लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए पेज नंबर है 114, इसमें दिया है, देखिए अगला प्रश्न, मरुस्थल में रहने हेतु ऊँट में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, मरुस्थल में रहने हेतु ऊँट में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। ऊँट के पैर लंबे होते हैं, ऊँट में मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है और यह जल के बिना अनेक दिनों तक रह सकता है। तो अब देखिए, ये जो आंसर है ये आप ऊपर दी गई अवधारणा के परिचय से आप खोज कर लिख सकते हैं, या आप पिछली कक्षा की जो पुस्तक है कक्षा 6 के विज्ञान जो पुस्तक है उसमें जो अध्याय दिया गया है उससे भी आप इसके आंसर आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न चौथा है, मछली की कौन कौन सी विशेषता उसे जल में रहने के लिए अनुकूलित करती हैं। तो देखिए, मछली की पूँछ एवं पंख चपटी होती हैं, मछली के गिल होते हैं जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, आवास किसे कहते हैं। आवास के 2 प्रमुख प्रकारों के नाम लिखकर उनके दोनों उदाहरण लिखिए। तो आवास की परिभाषा देखिए, सभी जीवों के रहने के स्थान को हम क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। आवास के प्रकार है स्थलीय आवास, उदाहरण है मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र, और जलीय आवास, उदाहरण है जलाशय जल
दलदल, झील और नदियाँ ये जलीय आवास के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आप आवास की परिभाषा और उसके प्रकार भी बता सकते हैं। इसके बाद है वर्कशीट क्रमांक 2। इसमें दिया है आपके पास प्रश्न पहला है, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की कोई 3 विशेषता लिखिए। तो देखिए मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की 3 विशेषताएं हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधों में पत्तियों या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटी होती हैं, एवं कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है या कांटों में रूपांतरित होती हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। अगला है पेज नंबर 115। इसमें दिया देखिए, इसी के आगे हम लिखेंगे, जो वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की 2 तथा पादपों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव, देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं और उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करते हैं। इसके बाद है अगला, पादप, यहाँ पर वृक्ष शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। देखिए इनकी पत्तियाँ सुई के आकार की होती हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जीव और पादप दोनों में आप इनकी 2 विशेषताएं बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, घास स्थल में रहने वाले किन्हीं 2 जीवों का उदाहरण देकर उन्हें उस परिस्थिति में रहने हेतु कौन से गुण परिलक्षित होते हैं, उन्हें लिखिए। तो देखिए इसका आंसर, घास स्थल में रहने वाले जीव, शेर मटमैले भूरे रंग का होता है। शेर के अगले पैर के नाखून लंबे होते हैं। चेहरे के सामने की आँखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। दूसरा जंतु है हिरण, जिसके मजबूत दांत कठोर तनों को चबाने में सहायक होती हैं। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न चौथा है, 2 समुद्री जीवों का नाम लिखकर यह बताइए कि उनमें गिल ना होने पर वे श्वसन किस अंग द्वारा करते हैं। तो समुद्री जीव है डॉल्फिन और व्हेल, ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात क्षेत्र द्वारा श्वास लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, जलीय पौधों की कोई 3 विशेषता लिखिए। तो जलीय पौधों की 3 विशेषताएं हैं। जलीय पौधों में जड़ का आकार बहुत छोटा होता है और अगला है, इनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। इसके बाद है, तना जल की सतह तक वृद्धि करता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 116, जिसमें दिया है वर्कशीट क्रमांक 3। प्रश्न पहला है, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर है, भोजन जीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके बाद है अगला प्रश्न, सजीवों में श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर ली जाती है तथा कौन सी गैस बाहर की जाती है। तो सजीवों में श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की जाती है। इसके बाद है अगला, पौधों तथा जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो पौधों में उद्दीपन के उदाहरण देखिए, जैसे छुई मुई के पौधे की पत्तियों को अचानक छूने पर मुरझा या सिकुड़ जाना, कुछ पुष्प का रात्रि में खिलना एवं सूर्यास्त के बाद बंद होना, ये पौधों में उद्दीपन के उदाहरण है। और इसके बाद है जंतुओं में उद्दीपन के उदाहरण है, प्रिय व्यंजन को देखकर मुंह में पानी आना और कांटे या नुकीली वस्तु पर पैर पड़ जाने पर तुरंत हटा लेना, ये जंतुओं में उद्दीपन के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला है चौथा प्रश्न, क्या पौधों में भी उत्सर्जन क्रिया होती है। पौधे किस प्रकार पदार्थ का निष्कासन करते हैं। तो देखिए पौधे में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। पौधे में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। इसके बाद है पेज नंबर 117। इसमें देखिए प्रश्न 5वां है, प्रजनन की 2 विधियों के बारे में लिखिए तथा पौधों में किस प्रकार की प्रजनन पाया जाता है बताइए। तो प्रजनन की 2 विधियां हैं, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं के समान पौधे में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं। कुछ पौधे अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं, उदाहरण के लिए आलू, अरबी और अदरक। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न,
आगे दिया है देखिए प्रोजेक्ट कार्य। इसके अंतर्गत प्रश्न दिया है सजीवों में पाए जाने वाले लक्षणों की सूची बनाइए। तो सजीवों में पाए जाने वाले विभिन्न लक्षण हैं। सजीवों में वृद्धि होती है, सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है, सजीवों में उद्दीपन की क्रिया होती है, सजीवों में उत्सर्जन होता है, सजीवों में प्रजनन होता है और इनमें गति होती है। तो इस प्रकार से आप इनकी सूची बता सकते हैं या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला पेज नंबर है 118। दिया है निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधे एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए होने वाली क्रिया का नाम है श्वसन। पौधे में पत्तियों और रंध्र के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। और इसके बाद है जंतुओं में श्वसन अंग होते हैं जैसे नाक, त्वचा, इस प्रकार से। इसके बाद है उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया जैसे छुई मुई की पत्तियाँ और पुष्प का रात्रि में खिलना, दिन में पुष्प का बंद होना। और इसके बाद है जंतुओं में मुंह में पानी आना, लार टपकना, पलकों का झपकना, पैर हाथ का अचानक हट जाना। इस प्रकार से पौधों और जंतुओं में उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया। इसके बाद है गति। पौधों में गति नहीं होती है और देखिए ये इसमें वृद्धि होती है, गति नहीं करते, एक ही स्थान पर होते हैं पौधे। और जंतुओं में गति करते हैं पैर के द्वारा, हाथों के द्वारा और अन्य भागों के द्वारा गति करते हैं जंतु। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस तालिका को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 119 नंबर में। देखिए प्रश्न दूसरा है अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी निम्न सूची अनुसार एकत्र कर लिखिए। देखिए यहाँ पर आप जंतुओं के नाम लिखेंगे, 20 जंतुओं के नाम। फिर है आवास, भोजन और गति। तो आवास कहाँ रहते हैं ये बताना है। इसके बाद इनका भोजन क्या है, ये शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं या सर्वाहारी हैं। और ये गति तैरते हैं, रेंगते हैं या चलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर सूची इस प्रकार से अपने अनुसार तैयार कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप 20 जंतुओं के नाम लिखकर उनके बारे में आप सारणी इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा अपने आसपास के क्षेत्र, खेत, उद्यान आदि का भ्रमण कर किन्हीं 20 पेड़ पौधों के बारे में जानकारी निम्न तालिका में लिखिए। तो अब देखिए इस प्रकार से पेड़ पौधों के नाम लिख सकते हैं। पौधे के आकार, बड़ा, मध्यम, छोटा क्या है ये बता सकते हैं। इसके बाद पौधों की प्रकृति क्या है, कांटेदार है या सामान्य है ये बता सकते हैं। पौधों का उपयोग क्या है, सजावट में या औषधि में। और पौधे के उपयोगी भाग क्या हैं, जड़, तना, फूल, फल तो इत्यादि। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सूची तैयार कर सकते हैं इनके नाम लिखकर। देखिए इस प्रकार से। इसके बाद है अगला पेज नंबर 121। इसमें दिया है स्व आकलन। प्रश्न पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। दिया है ऊँट किस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित है। तो ऊँट मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित है। अगला है घास स्थल का मुख्य शिकारी पशु क्या है, शेर है। निम्न में से अंडे देने वाला जीव है मुर्गी। इसके बाद है निम्न में से कौन सा पौधा मरुस्थल में पाया जाता है, नागफनी। इसके बाद है जैव घटक का उदाहरण है पौधे। तो इस प्रकार से आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसके बाद है अगला सत्य असत्य बताइए। प्रश्न दूसरा है सत्य असत्य पहचान कर लिखिए। सभी जीवों में श्वसन की क्रिया होती है, सत्य। निर्जीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं, यह असत्य है। प्रजनन में सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, सत्य। हिरण घास स्थल में पाए जाने वाला जीव है, सत्य। सभी जीव, पौधे एवं जंतु अजैव घटक के उदाहरण हैं, असत्य। तो इस प्रकार से आप सत्य असत्य बता सकते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 122। इसमें दिया है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। जीव, पौधे, रहने का स्थान। मछलियाँ तालाब में रहती हैं। पहाड़ी तेंदुआ पर्वतीय क्षेत्र में रहता है। हिरण घास स्थल में रहते हैं। मेंढक समुद्र में रहते हैं और ऊँट मरुस्थल में रहते हैं। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया है स्थल या ज़मीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं, स्थलीय आवास कहते हैं। अगला है चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के खालिस्तान घटक हैं, अजैव घटक हैं। अगला है मछली का शरीर खालिस्तान आकृति का होता है, धारारेखीय आकृति का होता है। अगला है सभी जंतु खालिस्तान करके शिशु में वयस्क हो जाते हैं, वृद्धि करके शिशु से वयस्क हो जाते हैं। और अगला है
सभी सजीव खालिस्तान के प्रति अनुक्रिया करते हैं तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर 122 नंबर तक सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से अवधारणा के परिचय से ढूंढकर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इन वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर इस तरह से कर सकते हैं। देखिए आपको अवधारणा का जो परिचय दिया गया है उसका विस्तार से अध्ययन करना है, उसे पढ़ना है, उसके बाद ही आपको इन प्रश्नों के आंसर आसानी से करना है। देखिए इस प्रकार से या आप अपनी पिछली कक्षा की जो 6वीं की विज्ञान की पुस्तक है उससे भी आप इस अध्याय के प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, और यदि आप इसके आगे के सभी विषयों के वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं गौतम नवाचार। इसके माध्यम से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।